हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक अपना, जैसा कि स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है, टीनिया सोलियम का जो डायग्राम है वह दिखाई दे रहा है। तो इसी से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ फैक्ट्स के बारे में अपन जानने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको ओबेलिया का वीडियो उपलब्ध करवाया था, उसमें मोस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए थे। वैसे ही आज अपन इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, टीनिया सोलियम में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है टीनिया सोलियम का। ये मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। नेफ्रिडिया, ज्वाला कोशिका, रेनेट कोशिका या मेलपिगी नलिका। तो बताइए उत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होगी टीनिया सोलियम में? तो यह होती है ज्वाला जो कोशिकाएं होती है उनके द्वारा मुख्य रूप से अपन मानते हैं कि उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा ना वह राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्लेटीहेल्मिंथेज का उदाहरण है। प्लेटीहेल्मिंथेज क्या है कि संघ है, और प्लेटीहेल्मिंथेज के अंतर्गत ही क्या आता है अपना टीनिया सोलियम आता है। तो इसका उदाहरण पूछा है। ऑप्शन वाउचेरिया, प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा और सिस्टोसोमा। तो इनमें से कौन आता है इसके अंतर्गत? तो जो सिस्टोसोमा होता है वह प्लेटीहेल्मिंथेज के अंतर्गत आता है। अब अपने को यहाँ पर ध्यान रखिए, क्वेश्चन में अगर ये दे दिया, सिलेबस में ये दे दिया कि अपने क्या टीनिया है, तो टीनिया का संघ तो कौन सा है भाई? प्लेटीहेल्मिंथेज के अंदर ही तो आता है। तो प्लेटीहेल्मिंथेज के भी क्वेश्चन अपने से पूछने की संभावना बनती है, इसलिए वो भी अपने को साथ में देखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर थर्ड नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आहार नाल किसमें नहीं होती है? आहार नाल अब्सेंट किस में होती है? अर्थवॉर्म, फ्रॉग, टीनिया या एस्केरिस। तो बताइए, केंचुआ, मेंढक, टीनिया या एस्केरिस, इनमें से आहार नाल किस में नहीं पाई जाती है? तो ये होता है टीनिया के अंदर। टीनिया के अंदर आहार नाल का क्या होता है? अभाव होता है। अगला देखिए, 4 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, टीनिया से होने वाला रोग कौन सा है? यानी टीनिया से सामान्य तौर पर क्या होता है? रोग होता है। तो सिस्टिसिरोसिस, एस्केरियासिस, अमीबाइसिस या ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी। तो टीनिया से होने वाला जो मुख्य रोग है वह कौन सा है दोस्तों? वह सिस्टिसिरोसिस रोग होता है। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए, 5 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। टीनिया किस संघ का जंतु है? कोर्डेटा, प्लेटीहेल्मिंथेज, मोलस्का या कोई नहीं। तो अभी अपन ने चर्चा की थी इसके फाइलम संघ के बारे में कि टीनिया किस संघ का जंतु है। तो यह है प्लेटीहेल्मिंथेज का जंतु, अपन इसे मानते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वह राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है यहाँ पर, इसकी चर्चा कर लेते हैं। प्लेटीहेल्मिंथेज जीवों का उपनाम क्या होता है? भाई कोई भी संघ हो तो उसके अंदर जो जीव आते हैं या संघ आते हैं, उनकी जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं या उनके शरीर की स्ट्रक्चर, बनावट, आकार जो भी होता है, उनके आधार पर एक उपनाम दिया जाता है। तो वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो प्लेटी, गोलकृमि, चपटेकृमि या सभी। तो देखिए, प्लेटी भी नहीं कहा जाता है, गोलकृमि भी नहीं कहा जाता है, सभी भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर कौन सा होगा? चपटेकृमि होगा। अब चपटेकृमि को साथ में यहाँ पर क्या कहा जाता है? इसे फीताकृमि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्योंकि इसकी जो आकृति होती है वह रिबन या फीते के समान होती है, चपटा होता है, इसलिए इसे चपटेकृमि या फीताकृमि के नाम से जाना जाता है। किसे? टीनिया को नाम से, या इसमें आने वाले जीवों को। अगला क्वेश्चन देखिए, टीनिया जो है किस प्रकार का या किसका परजीवी है? सॉरी, टीनिया किसका परजीवी है? मानव फेफड़े, मानव हृदय, मानव आहार नाल या सभी। तो टीनिया परजीवी माना गया, यानी कि यह किसी
अन्य के शरीर में रहकर ये क्या करता है, पोषण प्राप्त करने का कार्य करता है। अब यहाँ पर एक बात तो कन्फर्म हो गई ऑप्शन को देखते हुए कि मानव के शरीर में पाया जाता है भाई, लेकिन मानव के शरीर में कौन से पार्ट में पाया जाएगा, तो ये देखिए न तो फेफड़े में न हृदय में। यह होता है जो एलिमेंट्री कैनाल होती है यानी मानव की आहार नाल, उसके अंदर इंटेस्टाइन में मुख्य रूप से पाया जाता है। आहार नाल के अंदर भी अगर अपन देखें तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर यह माना जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, मानव आहार नाल। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 8 नंबर का क्वेश्चन है अपना। टीनिया का सामान्य नाम बताइए। टोनिका, टेपवार्म, समुद्री फर या मेडूसा। तो देखिए अगर आपने ओबिलिया का वीडियो देखा है तो समुद्री फर, सी फर तो अपन ओबिलिया को कहते हैं। मेडूसा जो है वह भी ओबिलिया से संबंधित है। टोनिका यहाँ पर ऐसे ही नाम दिया गया है। तो ये बच गया कौन सा, टेपवर्म या टेपवार्म भी कहते हैं। तो ये टीनिया का एक सामान्य नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, टीनिया का प्राथमिक मेजबान कौन सा होता है। प्राथमिक मेजबान का मतलब होता है कि सबसे पहले टीनिया किसके शरीर में जाता है। तो देखिए गाय, सुअर, मनुष्य या गधा। 3 तो जानवर है और 1 इंसान है यहाँ पर भाई। तो टीनिया भाई खुद एक जीव की शरीर में जंतु है, तो वह भी क्या चुनेगा भाई, किसी अच्छे आदमी को ही चुनेगा। यानी कि यह प्रथम मेजबान कौन है इसका, मनुष्य है। मनुष्य के शरीर में यह प्रवेश करता है। प्राथमिक अपन माने तो वह मनुष्य को ही माना जाता है। मनुष्य में यह कैसे प्रवेश करेगा भाई, अपन कोई भी गंदी वस्तु वगैरह होते हैं उनका सेवन वगैरह कर लेते हैं, या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कर लेते हैं जिनके साथ टीनिया के अंडे वगैरह अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वी मुख्य रूप से जो मल से संबंधित चीज़ें होती है उनको खाने से यह अंदर प्रवेश करते हैं। अगला देखिए फिर 10 नंबर, टीनिया का मध्यवर्ती या द्वितीयक मेजबान कौन होता है। द्वितीयक मेजबान यानी कि जैसा अपन ने यहाँ पर देखा था, ऑप्शन देख लीजिए, सुअर, मनुष्य, घोड़ा और गधा। तो अपन ने देखा था प्राथमिक मेजबान तो किसको माना था, मनुष्य को माना था। अब मनुष्य के शरीर में अपन देखेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी उसमें पाए जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से मल के माध्यम से ये क्या होते हैं, बाहर त्यागे जाते हैं। अब इस मल का सेवन कौन करते हैं, मनुष्य के मल का सेवन मुख्य रूप से सुअर के द्वारा किया जाता है। तो सुअर इसका क्या हो जाता है, मध्यवर्ती या द्वितीयक मेजबान माना जाता है। अब सुअर में ये क्या करता है कि सामान्य तौर पर उसके शरीर में रहता है, लगभग अपन कह सकते हैं 5 से 7 साल तक ये सुअर के शरीर में रह सकता है। अब सुअर के माध्यम से ये मनुष्य में रोग फैलाता है। फिर जैसे अपन ने को याद आ रहा होगा, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, सुअर का अध पका मांस खाने से यह रोग फैलता है। तो वही बातें हैं यहाँ पर, आगे और देखेंगे। तो देखिए फिर अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अपन। 11 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसके बारे में देखिए। सिस्टिसिरोसिस रोग का कारण है। ऑप्शन फर्स्ट, अधपका सुअर मांस, गाय का मांस, बकरी का मांस और सभी। तो देखिए यहाँ पर गाय और बकरी से तो अपना कोई लेन देन ही नहीं है भाई, तो इन्हें तो कट कर दीजिए। बच गया कौन सा, अभी बात की थी सुअर का मांस। अब सुअर का मांस भी पूरा पका हुआ हो तो कोई रोग नहीं होता है, लेकिन जब अध पका अपन सुअर का मांस खाते हैं तो यह सिस्टिसिरोसिस रोग होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, टीनिया का शरीर होता है, शरीर की बनावट पूछिए यहाँ पर। टीनिया दिखाई कैसा देता है, शरीर की आकृति बनावट कैसी होती है। तो देखिए छड़नुमा, फीतेनुमा, आयताकार या कोई नहीं। तो टीनिया का जो शरीर अपन ने कहा था, टीनिया को क्या कहा जाता है, रिबन के आकार का होता है, फीते के आकार का होता है, इसलिए फीताकृमि भी इसे कहते हैं। तो ये फीतेनुमा होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टीनिया के शरीर का रंग होता है। अब अपन ने जैसे अभी मैंने भी डायग्राम दिखाया था आपको, बुक में भी डायग्राम वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर तो कलर डायग्राम आता है, लेकिन वैसे रियल में देखा जाए तो टीनिया का जो शरीर होता है ना वह कैसा होता है। ऑप्शन में जैसे सफ़ेद, काला, लाल, भूरा दे रखा है। तो ध्यान रखना टीनिया के शरीर का जो रंग होता है वह ऑप्शन के में देखने पश्चात अपन बताएंगे ये क्या होता है, वाइट होता है भाई, ध्यान रखना, सफ़ेद होता है। बुक में तो क्या होता है कि वो कलर डायग्राम होते हैं, इसलिए अपन सोचते हैं कि कलरफुल होता होगा भाई, वहाँ उसको रंगने के लिए थोड़ी बैठा है कोई। तो वह क्या होते हैं, मुख्य रूप से वाइट होता है। अगला देखिए 14 नंबर, टेनियासिस होता है। टेनियासिस एक अवस्था होती है जिसमें क्या होता है कि संक्रमण होता है सामान्य तौर पर।
तो यह देखिए फिर मानव आंत्रिय संक्रमण, सुअर आंत्रिय संक्रमण, दोनों या कोई नहीं। तो टेनियासिस मुख्य रूप से क्या होता है कि मानव के शरीर में जब यह प्रवेश कर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, छोटी आंत में जाकर उसको संक्रमित करने का कार्य करते हैं। तो मानव की जो आंत्रिय संक्रमणीय अवस्था होती है वह क्या कहलाती है, टेनियासिस कहलाती है। ए ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा कर लेते हैं अपन। मनुष्य में टेनियासिस का प्रमुख कारण है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट टीनिया सोलियम, टीनिया सेगिनाटा, टीनिया एशियाटिका और सभी। तो टेनियासिस का जो मुख्य कारण होता है मनुष्य में वह किसे माना गया है, बताइए। तो वह टीनिया सोलियम भी इसकी जाती है, टीनिया सेगिनाटा भी है और टीनिया एशियाटिका भी है। ये तीनों ही क्या करते हैं, इसका प्रमुख कारण माने गए हैं। ये टीनिया की ही जाति होती है और इन तीनों के द्वारा ये अपन कहते हैं टीनियासिस रोग होता है। तो यह तीनों सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर 16 नंबर का जो क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं? अब अगर आ रहे हैं तो आप बोलकर तो मेरे को बताओगे नहीं कि सर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं ना दोस्तों, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो क्या करोगे भाई, इसी से पता चलेगा मेरे को। तो ये करोगे, ये क्या है, LIKE यानी कि लाइक का बटन दबाना है, इससे पता चलेगा क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं। और भी अगर थोड़ा सा कोई अच्छा सिंसियर स्टूडेंट है या मेरा दोस्त है तो वह क्या करेगा, वीडियो को शेयर भी करने की कोशिश करेगा अपने यार दोस्तों के अंदर। तो देखिए सीधा क्वेश्चनों पर आते हैं। ये बातें बीच बीच में थोड़ी सी ऐसी हो जानी चाहिए ताकि आप भूलें नहीं। अब देखिए क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। टीनिया सोलियम का लार्वा कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एशियाटिका, सिस्टरेसी, टीनियासिस या कोई नहीं। तो टीनिया सोलियम का जो लार्वा होता है दोस्तों उसे अपन क्या कहते हैं, सिस्टरेसी के नाम से जानते हैं। सिस्टरेसी के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात अपने करने वाले हैं यहाँ पर। टेनियासिस रोग का प्रमुख लक्षण क्या होता है। जब टेनियासिस रोग हो जाता है, मनुष्य के आंत्र में टीनिया पहुंच जाता है, तो यह जाकर क्या लक्षण उत्पन्न करता है भाई शरीर में। पेट दर्द होता है, मितली आती है, दस्त होते हैं या कब्ज हो जाता है या सभी। तो देखिए ये सारी लक्षण अपने को दिखाई देते हैं। इसमें पेट दर्द भी होता है, मितली भी आने लग जाती है, या तो दस्त हो जाते हैं या कब्ज हो जाती है। तो ऑल ऑफ दीज होगा भाई, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, टेनियासिस के इलाज में दिया जाता है निक्लोसामाइड, एंटीपैरासिटिक, दोनों या कोई नहीं। तो टेनियासिस के इलाज में क्या दिया जाता है बताइए। टेनियासिस रोग के इलाज में देखो, एक तो निक्लोसामाइड दिया जाता है और एंटीपैरासिटिक का उपयोग किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा दोनों, वह क्या होगा, राइट होगा। अगला देखिए 19 नंबर, न्यूरोसाइटिस्टिकोसिस, साइटिसिस्ट कोशिश संबंधित है, पेट दर्द, दस्त, मिर्गी या सभी। तो जो न्यूरोसाइटिसिस्ट कोशिश संबंधित है वह किससे संबंधित है, मिर्गी के जो दौरे आते हैं ना दोस्तों उससे संबंधित माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 20। टीनिया का सुअर में प्रवेश कैसे होता है। हेक्साकेंथ, ओनकोस्फेयर, सिस्टिसिरकस और नॉन ऑफ दीज। तो यह प्रवेश मुख्य रूप से कैसे होता है, हेक्साकेंथ के द्वारा माना जाता है। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 21 नंबर, सुअर में सिस्टिसिरकस का जीवन काल कितना होता है। सिस्टिसिरकस जीवन काल यानी कि जो अपन मानते हैं टीनिया के जो अंडे वगैरह अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो उनका जीवन काल पूछा है, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष।
तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पर देखिए कई बार 2 वर्ष भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को अधिकतम बताना है यहाँ पर कि अधिकतम कितना जीवन काल हो सकता है सुअर के अंदर। तो अधिकतम जीवन काल अगर माना जाए तो वह 6 से 7 वर्ष होता है। तो ऑप्शन में 7 दे रखा है, तो ऑप्शन सी जो होगा वह राइट हो जाएगा। अगला देखिए भाई, किसमें भुजाएं नहीं पाई जाती है? शानदार क्वेश्चन है। किसमें भुजाएं नहीं पाई जाती है? टीनिया सेगिनाटा, टीनिया सोलियम, बोथ ए और बी और नॉन ऑफ दीज। तो किसमें भुजाएं नहीं पाई जाती है? तो देखिए टीनिया सेगिनाटा जो है उसके अंदर अपन मानते हैं कि भुजाओं का अभाव होता है। ए ऑप्शन जो होगा वह क्या होगा इसके अंदर राइट होगा। अगला देखिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, टीनिया पाया जाता है बड़ी आंत, छोटी आंत, मलाशय या कोई नहीं। यानी क्वेश्चन है कि टीनिया मानव के शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो पहले भी अपन ने चर्चा की थी कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और इंटेस्टाइन में भी कौन सी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर अपन मानते हैं कि यह पाया जाता है। तो छोटी आंत के अंदर अपन इसे मानते हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, टेपवर्म में आहार नाल होती है, कैसी होती है भाई आहार नाल? सीधी, मुड़ी हुई, मोटी या अनुपस्थित? तो शुरू में अगर याद आ रहा हो तो मैंने बताया था कि टेपवर्म जो होते हैं उनमें आहार नाल का क्या होता है, अभाव होता है, एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। डी ऑप्शन राइट होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको टीनिया के बता दिए। ये टीनिया का डायग्राम है, अच्छा कलरफुल डायग्राम है। डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि एक तरह से फीते या रिबन की संरचना इसकी मानी जाती है। अब इससे बनने वाले देखो मुख्य कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये थोड़ा सी देख लेते हैं, पता होनी चाहिए मेन बातें। वैसे तो लगभग क्वेश्चन में आ चुका है, फिर भी देखिए कि टीनिया प्लेटी हेलमंथीज के अंतर्गत आने वाला एक फीताकृमी है। प्लेटी हेलमंथीज तो क्या हो गया, इसका संघ हो गया, ये फीते के समान है तो इसे फीताकृमी कहते हैं। इसकी श्रेणी की लगभग 1000 जातियों का वैज्ञानिक पता लगा चुके हैं, और इनमें से टीनिया सोलियम तथा टीनिया सेजिनेटा मनुष्य की आंत के सबसे व्यापक परजीवी होते हैं। यानी मनुष्य की आंत में कौन से पाए जाते हैं? टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा पाए जाते हैं। टीनिया के सदस्यों का जो जीवन चक्र होता है वह द्विपोषदीय होता है। द्विपोषदीय यानी 2 के अंदर ये पूरा होता है। अपने को पता है कौन है, अर्थात 2 पोषदों में पूरा होता है। मनुष्य इनका प्राथमिक पोषक माना जाता है, यानी प्राइमरी होस्ट कौन होता है? मानव होता है, क्योंकि इसमें इनकी वयस्क प्रावस्था पाई जाती है। टीनिया सोलियम का द्वितीयक पोषक यानी सेकेंडरी होस्ट कौन होता है? सूअर होता है। इसकी शिशु प्रावस्था सूअर के मांस में पाई जाती है, अतः इसे सूअर मांस फीताकृमी भी कहते हैं। पोर्क टेपवर्म के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। टीनिया सेजिनेटा जो है के द्वितीयक पोषक पशु होते हैं। इसकी शिशु प्रावस्था पशुओं के मांस में पाई जाती है, अतः इसे गोमांस फीताकृमी यानी कि बीफ टेपवर्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद में अपने को जो ध्यान रखना है वह इसका जो क्लासिफिकेशन है वह, तो जगत सबको पता है कौन सा हो जाएगा? एनिमिलिया यानी कि जंतु जगत है। ब्रांसा का यूमेटा जो है। डिवीजन इसका बाइलेट्रिया है। सब डिवीजन की बात करें तो प्रोटोस्टोमिया है। इसके बाद में सेक्शन बात करें तो एसिलोमेटा है इसका। फाइलम की बात करें तो प्लेटिहेलमिन्थीज है, और वर्ग की बात करें तो सिस्टोडा है। मुख्य रूप से आपको याद रखना है, इसका संघ याद रखना है, और इसका जो वर्ग यानी क्लास है वह याद रखनी है। तो फाइलम तो प्लेटिहेलमिन्थीज है इसका, और जो क्लास या वर्ग है वह क्या है? सिस्टोडा को मानते हैं। तो ये बातें अपने को मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में देखिए इसका जैसे गण है तो गण भी याद रखना है। साइक्लोफाइलिडा होगा, साइक्लोफाइलिडिया हो गया। फिर जीन्स की बात करें तो टीनिया है ही, और जाति की बात करें तो सोलियम, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? टीनिया सोलियम नाम दिया जाता है। ये यहाँ पर डायग्राम आपके सामने दे रखा है इसका, तो ये बातें भी अपने को ध्यान रखनी है। अब इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर और होते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका शरीर मुख्यतः 18 से 45 मीटर लंबा तथा 1 सेंटीमीटर क्या होता है? ये चौड़ा होता है। यह सफ़ेद या हल्के पीले रंग का होता है, जैसा अपन ने क्वेश्चन में भी देखा था।
इसका पीछे का भाग सबसे चौड़ा होता है तथा आगे की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे क्या होता जाता है, पतला होता जाता है। इसका शरीर मुख्यतः 3 भागों में विभाजित रहता है, सीड्स अर्थात स्कोलेक्स, ग्रीवा तथा प्रश्रंखलन अर्थात स्ट्रोबिला। तो 3 पार्ट कौन कौन से हो गए, स्कोलेक्स, ग्रीवा और स्ट्रोबिला। ये 3 पार्ट मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद में आगे देखिए, इसका जो शरीर होता है, इसके शरीर के अग्र छोर पर एक छोटा सा गोल घुंडीनुमा स्कोलेक्स होता है। इसके चौड़े मध्य भाग पर एक दूसरे से बराबर दूरी पर स्थित 4 प्यालेनुमा मांसल चूसक यानी सुकर्स होते हैं। चूसक के आगे का भाग शंक्वाकार होता है। इसे तुंडक या शीर्षाग्र अर्थात रोस्टेलम कहा जाता है। रोस्टेलम की वृत्ताकार आधार सीमा पर 2 एकांतरित रेखाओं में व्यवस्थित 28 से 32 नुकीले मुड़े हुए काइटिन युक्त हुक्स पाए जाते हैं। अग्र रेखा के हुक पश्च रेखा के हुकों से कुछ क्या बड़े होते हैं। प्रत्येक हुक में 3 भाग होते हैं, मूल या आधार भाग जिसके द्वारा हुक सीट से जुड़ा हुआ होता है। चूसकों तथा हुकों द्वारा फीताकृमि का शीर्ष पोषद की आंत की दीवार में क्या होता है, धंसा रहता है, चिपका रहता है, जिसके कारण यह पोषद की आंत के क्रमानुकुंचन के बल का प्रतिकार करके मल के साथ बाहर धकेल दिए जाने से बच सकता है। यानी कि यह चिपका रहता है जिसके कारण मल से बाहर नहीं निकल पाता है। ये भी नॉर्मल सी बातें, एक बार पढ़ लीजिए, इनसे कोई विशेष क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं रहती है। मेन बातें तो क्वेश्चन में अपन ने देख ली, लेकिन फिर भी अपन रिस्क क्यों ले भाई, है ना। तो देख लीजिए इसके बारे में भी। इसके शीर्ष के पीछे का कुछ हिस्सा अत्यधिक महीन भाग होता है, इसे ग्रीवा कहते हैं। खंडों में बांटा हुआ नहीं होता है। यह अत्यधिक क्षत्रीय कोशिका विभाजन का भाग होता है, इसलिए इसे मुकुलन क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें प्रतिदिन लगभग 7 से 8 खंड लगातार बनते हैं। इसके बाद में आगे देखिए, चौथा स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या कहता है कि ग्रीवा के पीछे का पूरा शरीर प्रोमिला कहलाता है। यह लगभग 800 से 1000 चपटे तथा आयताकार देह खंडों की रेखीय श्रृंखला के रूप में होता है। क्योंकि वे ग्रीवा भाग से बनकर धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकते रहते हैं, इसके शरीर के पीछे का हिस्सा सबसे बड़ा होता है। इसके बाद में देखिए आगे, इनके शरीर की देह भित्ति में बाहरी सतह पर कोशिकीय बाह्य त्वचा या अधिचर्म नहीं होती है। इनके स्थान पर कोशिका द्रव्य एक मोटा एवं चिम्मड़ सीनसियम होता है, जिसे आच्छादक या टेग्यूमेंट के नाम से अपन जानते हैं। जीव की प्रकृति पूछ ली, जीव कैसा होता है, द्विलिंगी होते हैं। इनमें नर व मादा दोनों जन्नांग पाए जाते हैं। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन में ये चीज़ शामिल नहीं की गई, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जीव द्विलिंगी होता है, नर व मादा दोनों जन्नांग पाए जाते हैं। यह लगभग 200 खंडों के पीछे पहुँचता है तो चौकोर सा हो जाता है और इसमें केवल नर जन्नांग परिपक्व होकर क्रियाशील हो जाते हैं। फिर जब यह 300 से 350 खंडों के पीछे पहुँचता है तो इसमें मादा जन्नांग भी परिपक्व हो जाते हैं और क्रियाशील हो जाते हैं। अतः इन खंडों को परिपक्व खंड के नाम से अपन जानते हैं। फिर आगे देखिए, टीनिया के नर जन्नांगों के अंतर्गत एक तो वृषण आता है, एक वासा इफरंटिया यानी कि अपवायी शुक्र नलिकाएं, शुक्रवाहिका, सीसन एवं स्खलन नलिका, जन्नांकुर एवं जनद आते हैं, जनन छिद्र वगैरह आते हैं, तथा मादा जन्नांगों के अंतर्गत अंडाशय, अंडवाहिनी, ओवटाई, वेजाइना, विटेलाइन ग्लैंड तथा यूट्रस वगैरह आते हैं। ये बातें अपने को ध्यान रखने, कई बार आ जाता है निम्न में से मादा जनन तंत्र का पार्ट नहीं है या है, ऐसे क्वेश्चन। इसमें जनन स्वनिषेचन द्वारा होता है, ये बात भी अपने को ध्यान रखने की। जो जनन की प्रक्रिया होती है वह कौन सी क्रिया द्वारा होती है, स्वनिषेचन होता है। क्योंकि सामान्यतः एक मानव पोषद में एक ही पिताकृमि होता है, इसलिए स्वनिषेचन होगा। ये पोषद की आंत में रहने के कारण सक्रिय गमन नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखना है अपने को। इसके बाद में आगे देखिए, इनमें मुख्य गुदा तथा पाचन तंत्र नहीं होता है। यह तरल पोषक पदार्थों को पोषद की काइम से अपने शरीर की सतह पर विसरण द्वारा ग्रहण करते हैं। पाचन अंगों की अनुपस्थिति पिताकृमियों का अद्वितीय लक्षण माना जाता है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। फिर आगे देखिए 11 नंबर, इन जंतुओं में शेष नाग श्वसन अंग भी नहीं होते हैं।
इनमें मुख्यतः अनोक्सी अर्थात अवायवीय श्वसन होता है, लेकिन यदि पोषण की आंत में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिल जाती है तो इनमें ऑक्सी श्वसन भी हो सकता है। फिर आगे देखिए, फीता कर्मियों में उत्सर्जन के लिए बहुत विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है जो सारे पेरेनकाइमा में इधर उधर बिखरी रहती है। इन्हें शिखा या ज्वाला कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। और ये ज्वाला कोशिकाएं क्या करती हैं? उत्सर्जन का कार्य करती हैं। तो ये थी इनसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें। अब जो अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन आपको पता ही है। पहला क्वेश्चन तो चैनल का नाम आर.के. बायोलॉजी क्लासेज सबको पता है आपको। तो अपने को करना क्या है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, ये कार्य आप लोग कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कीजिए, अगर नहीं वीडियो अच्छा लगा है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप लोग छोड़ सकते हो, ये कार्य नहीं करना है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।